नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपके साइंस सब्जेक्ट का लेसन नंबर 4, जिसका नाम क्या है बच्चों? न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट। तो यहाँ पर देखो बच्चों, लिविंग ऑर्गेनिजम्स इसका मतलब क्या होता है, तो इसको सिंपल वर्ड्स में समझ लेना। इस धरती पर जो भी प्राणी है, जितने भी एनिमल्स हैं, ठीक है, एनिमल्स बोलो या फिर प्लांट्स बोलो, ये सभी आते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में। क्यों? क्योंकि इनको खाने के लिए खाना चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, और क्या चाहिए? हवा चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, राइट। इन सारी चीज़ों के बिना ये जीवित नहीं रह सकते। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, राइट। लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको समझ गया। अब न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? तो देखो बच्चों, यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा मीनिंग दिया गया है कि न्यूट्रिशन होता क्या है। देखो यहाँ पर, ये देखो मैं जो आपको टिक करवा रही हूँ, देखो, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एंड यूजिंग फूड विच टेक्स प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। देखो बच्चों, न्यूट्रिशन किसको कहा जाता है? कौन सा प्रोसेस बोला गया है यहाँ पे? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन, मतलब क्या करना? अंदर लेना, एंड यूजिंग फूड। देखो, फूड को अंदर लेने का जो प्रोसेस होता है और उसको यूज करने का जो प्रोसेस होता है, इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? न्यूट्रिशन कहते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है। जैसे हमारे अंदर होता है ना, हम क्या करते हैं? भोजन करते हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं? भोजन करते हैं। तो वो खाना जाने के बाद हमारे अंदर क्या होता है? जो हमारी बॉडी है उस खाने का यूज करती है ना, यूज करती है कि नहीं? तो यही क्या हो गया? न्यूट्रिशन हो गया, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि न्यूट्रिशन की जरूरत हमको पड़ती ही क्यों है ना? तो देखो यहाँ पर दिया गया है नीड फॉर न्यूट्रिशन। देखो यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में देखना, नीड फॉर न्यूट्रिशन, ओके। तो इसमें फर्स्ट नीड क्या है? फर्स्ट नीड देखो, टू सप्लाई द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर डूइंग वर्क। देखो, हमको काम करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है बच्चों? एनर्जी की, ठीक है। और ये एनर्जी हमको मिलेगी कहाँ से? न्यूट्रिशन से। समझ में आया आपको? तो दिस इज द फर्स्ट नीड। सेकेंड नीड देखेंगे, तो सेकेंड नीड क्या है? देखो यहाँ पर, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, ठीक है। अगर आपकी बॉडी को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करना है, ठीक है, अगर जैसे हम कैसे बढ़ रहे हैं बताइए? हम खाना खाते हैं रोज, तब तो हम बढ़ते हैं ना, हमको प्रोटीन्स वगैरह ये सारी चीज़ें मिलती है, न्यूट्रिशन मिलता है, तभी हमारी बॉडी क्या हो पाती है? डेवलप कर पाती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, कई बच्चे जो होते हैं ना, उनकी बॉडी जो होती है ना, वो वेल डेवलप नहीं होती है, मतलब जितनी चाहिए उतनी नहीं होती है, क्योंकि जो न्यूट्रिशन उनको चाहिए वो नहीं मिल पाता। इसकी वजह से उनकी बॉडी वेल डेवलप नहीं हो पाती है। समझ में आया आपको? अब थर्ड नीड देखेंगे, तो थर्ड नीड क्या है? देखिए यहाँ पर थर्ड, टू रिप्लेस द डैमेज सेल्स एंड रिपेयर टिश्यूज। मतलब जो डैमेज सेल्स हैं उनको क्या करना? रिप्लेस करना, एंड रिपेयर टिश्यूज को रिपेयर करना, ओके। तो इस काम के लिए भी हमको किसकी ज़रूरत पड़ती है बच्चों? तो न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है। एंड लास्ट वन इज, देखो यहाँ पे फोर्थ वन क्या है? टू फाइट डिजीजेस, मतलब बीमारियों से लड़ने के लिए भी हमको न्यूट्रिशन की ये ज़रूरत पड़ती है। अगर हमारा न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है तो हमारे अंदर बीमारियाँ आएंगी ही। समझ में आया? तो अगर आपको बीमारियों से लड़ना है, बीमारियों से बचना है, देन आपका न्यूट्रिशन क्या होना चाहिए? प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है, अच्छा होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो, न्यूट्रिशन ना दो टाइप के होते हैं। देखिए यहाँ पर, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ पहले। देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये देखो, ये जो पिंक कलर से लिखा हुआ है ना, देखो यहाँ पर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है बच्चों? तो क्या लिखा है यहाँ पर, इसको पहले पढ़ो। हाँ, some organisms can produce their own food and thus nourish themselves. This is called autotrophic nutrition. Autotrophic nutrition क्या होता है बच्चों? देखो, कुछ organisms ऐसे होते हैं ना जो अपना खाना खुद से प्रिपेयर कर लेते हैं, प्रोड्यूस कर लेते हैं, and thus nourish themselves, और खुद उससे नरिश भी हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में लूँ तो प्लांट्स, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं ना वो अपना खाना खुद से बनाते हैं, वो अपने खाने के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं रहते, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का बेस्ट एग्जांपल क्या है? प्लांट्स, ओके। फिर मैं यहाँ पर बात करने वाली हूँ किसकी? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। तो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? देखो, सम ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स और एनिमल्स फॉर देयर फूड, दिस इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। देखो, कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ना वो क्या होते हैं?
दूसरे ऑर्गेनिजम्स या फिर प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए। समझ में आया? तो इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। समझ में आया? देखो ऑटोट्रॉफिक मतलब क्या, इसमें कौन आते हैं? प्लांट्स आते हैं। और हेट्रोट्रॉफिक में कौन आ सकता है? जैसे कि ह्यूमन बीइंग, है ना, हम अपने खाने के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड रहते हैं, क्योंकि प्लांट्स अगर हमको गेहूं ना दे, चावल ना दे, तो हम क्या खाएंगे बोलो? हम प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है ना। समझ में आ रहा है? तो हम क्या है? हेट्रोट्रॉफिक, मतलब हमारे अंदर क्या है? और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, प्लांट्स बोलो या फिर कई एनिमल्स होते हैं जो दूसरे के ऊपर क्या होते हैं? डिपेंड होते हैं। ओके, समझ में आ रहा है आपको? तो ये हो गया हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब यहाँ पर मैं बात करने वाली हूँ, अच्छा देखो बच्चों, ये न्यूट्रिशन हमको मिलता कहाँ से है? तो फूड स्टफ से मिलता है। जैसे हम खाना खाते हैं ना रोज, दाल चावल रोटी सब्जी, तो इससे हमको क्या मिलता है? न्यूट्रिशन मिलता है, राइट। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, देखो ये जो फूड्स होते हैं, फूड स्टफ्स होते हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर जाने के बाद क्या हो जाते हैं? असिमिलेट, मतलब पूरा मिल जाते हैं, ये हमारी बॉडी का हिस्सा बन जाते हैं। बनते हैं कि नहीं? जैसे हमने खाना खाया, ठीक है, अभी डाइजेस्ट होने के बाद उससे हमारे खून बनते हैं और भी जो अलग अलग पार्ट्स है, मतलब एक तरह से वो हमारी बॉडी का क्या हो जाता है? पार्ट हो जाता है। खाने की बात क्यों करें हम? जैसे आप कोई भी चीज़ खाते हो, जैसे आपने एक सेब भी खाया तो वो भी अंदर जाने, बाहर था तब तक तो वो आपसे अलग था, लेकिन जब वो अंदर गया तो वो आपके बॉडी का क्या बन गया? हिस्सा बन गया। समझ में आया बच्चों? तो ये सभी जो भी फूड स्टफ्स होते हैं, मतलब ये जो सभी सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हम क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं, जिससे जो क्या होता है? हमारे बॉडी में जाकर के मिल जाता है। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं बच्चों? तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम कहते हैं फूड स्टफ्स कहते हैं, ठीक है। अब इन फूड स्टफ से हमको कई टाइप के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर बात करूँ तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, और भी न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कि मिनरल्स एंड विटामिन्स, राइट। तो ये सभी हमको फूड स्टफ से मिलते हैं। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स है ना, इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मतलब इसके दो टाइप्स हैं। एक तो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और दूसरा क्या है? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो आपको नाम से ही समझना चाहिए। देखो माइक्रो मतलब क्या होता है ना? छोटा, और मैक्रो मतलब क्या होता है? बड़ा, ठीक है। तो नाम से समझो, जिन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत हमको कम क्वांटिटी में होती है, मतलब वो हमको कम मिला ना, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमको वो ज़्यादा ही चाहिए, अगर हमको वो कम मिला तो ठीक है, हम रह जाएंगे, उससे हमको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे न्यूट्रिएंट्स को हम क्या कहते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। क्लियर है? जैसे एग्जांपल लूँ मैं तो ये जो प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ओके, ये आपको कहाँ से मिलते हैं? फ्रूट्स वगैरह या फिर हरी सब्जियों में मिलते हैं, है ना। तो फ्रूट्स क्या आप रोज रोज खाते हो? अगर मतलब अगर आपको एक दो दिन ना मिले तो भी चल जाएगा, है ना। ऐसा नहीं कि आप लोग को उससे बहुत भारी नुकसान होगा, ऐसा नहीं, ठीक है। थोड़ा सा भी फ्रूट मिला ना, बस, वो आपको ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं चाहिए। तो ये हो गए आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? तो देखो, जिनकी ज़रूरत हमको ज़्यादा क्वांटिटी में होती है, ऐसे न्यूट्रिएंट्स को हम क्या कहते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, उसके बाद प्रोटीन्स एंड फैट्स, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स आपको कहाँ से मिलता है? जैसे हम गेहूँ चावल, है ना, खाते हैं ना, और क्या खाते हैं? रोटी खाते हैं। तो ये इन सभी से हमको क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, बाजरा, ठीक है ना। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, इनकी हमको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है हमारी बॉडी को, क्योंकि अगर ये हमको कम क्वांटिटी में मिले तो हमारे हेल्थ को नुकसान हो सकता है। समझ में आया? हमको ये ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए, इसलिए तो हम क्या खाते हैं? हम चावल और रोटी ज़्यादा करके खाते हैं ना, भाजी तो थोड़ी सी होती है। समझ में आ रहा है आपको? तो बस यही था इसमें। तो यहाँ पर हमने पूरा क्या पढ़ा, मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। यहाँ पे हमने सबसे पहले देखा न्यूट्रिशन क्या होता है ना। यहाँ पे एक सिंपल सा यहाँ पे मीनिंग दिया गया था, जिसकी हेल्प से हमने समझने की कोशिश की। एंड फिर नीड फॉर न्यूट्रिशन देखा, उसके बाद ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड देन हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन देखा, और फिर यहाँ पर हमने बात की न्यूट्रिएंट्स की, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स हमको कहाँ से मिलता है? फूड स्टफ से, राइट, जो हम खाते हैं, ओके। और न्यूट्रिएंट्स होते हैं दो टाइप्स के, कौन कौन से? माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो मतलब क्या? जो हमको कम क्वांटिटी में मिले तो भी चलेगा, और मैक्रो मतलब क्या? हमको वो ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए तो चाहिए, ओके। तो ऐसे न्यूट्रिएंट्स को हम क्या कहते हैं? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। क्लियर हो गया आपको इतना? ओके।
अब यहाँ पर हम बात किसकी करने वाले हैं, ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स की। तो नाम से ही आपको समझना चाहिए ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स। देखो यहाँ पर दिया गया है ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स, तो नाम से इसको समझने की कोशिश करो। ऑटो मतलब क्या होता है, जैसे ऑटोमेटिक मशीन होती है, वो अपने आप काम करती है, समझ में आ रहा है। तो ये जो प्लांट्स होते हैं ना ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स, ये क्या करते हैं, ये भी ऑटोमेटिक होते हैं, ये अपना खाना खुद से बनाते हैं, किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं रहते कि वो खाना बनाएगा फिर हम खाएंगे, ऐसा नहीं, ये अपना खाना खुद से ही बना लेते हैं। अब ये खाना बनाएंगे कैसे, है ना, बनाने के लिए इनको कुछ तो चाहिए होगा, तो कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, वो प्रोसेस क्या होता है जिसके थ्रू ये खाना बनाते हैं, तो उस प्रोसेस का नाम है बच्चों फोटोसिंथेसिस। क्या नाम है, देखो यहाँ पे बोल्ड में लिखा गया, दिखाई दे रहा है आपको, देखो मैं ये जो बॉक्स कर रही हूँ, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहते हैं, जिसके थ्रू प्लांट्स क्या करते हैं, अपना खाना बनाते हैं। अब इनको खाना बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो देखो बच्चों, इनको खाना बनाने के लिए ना सनलाइट चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए और वाटर, मिनरल्स एंड सॉल्ट चाहिए। तो ये सभी प्लांट्स को मिलते कहाँ से हैं, ध्यान से सुनो। जो प्लांट्स होते हैं ना, प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं, ये क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर से वाटर, मिनरल्स और सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, उसको खींचते हैं, फिर वो पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। और जो लिव्स होती है उनमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। लिव्स कैसे होती है, ग्रीन होती है ना, तो जहाँ पे भी ग्रीन पार्ट है ना, वहाँ पे क्लोरोफिल होता है, जो खाना बनाने में इनको क्या करता है, हेल्प करता है। ओके, तो क्या बोला मैंने, वाटर, मिनरल्स एंड सॉल्ट हो गया, फिर क्लोरोफिल तो पत्तियों में ही होता है, और सनलाइट आती है ना, सन की लाइट आती है, कार्बन डाइऑक्साइड तो हवा में होता है, राइट, और बस इतनी चीज़ों की हेल्प से जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद से बनाते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है ना, इसमें रिलीज क्या होता है, इसमें रिलीज होता है ऑक्सीजन। क्या रिलीज होता है, ऑक्सीजन। जैसे अभी हम सांस लेते हैं, ठीक है, तो हम क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, राइट। देखो हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, और जब छोड़ते हैं ना तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जो प्लांट्स क्या करते हैं, उस कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं अपना खाना बनाने के लिए। ओके, क्लियर हुआ आपको। तो देखिए यहाँ पे ये जो एक्सप्लेनेशन दिया गया ना, इतना लंबा चौड़ा, कहाँ गया, ये देखो, ये जो एक्सप्लेनेशन दिया गया ना, इसमें यही लिखा गया जो मैंने अभी आपको बताया। ये जो फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे वही एक्सप्लेन किया गया है, आप इसको पढ़ सकते हो। क्या करता है, जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं 6 मॉलिक्यूल, दिखाई दे रहा है आपको, फिर प्लस वाटर रहता है H2O 6 मॉलिक्यूल, फिर सनलाइट और क्लोरोफिल की हेल्प से ये खाना बनाते हैं। इनका खाना जो प्रोड्यूस होता है ये किस फॉर्म में होता है, तो ग्लूकोज के फॉर्म में होता है, राइट। फिर इसमें रिलीज क्या होता है बच्चों, ऑक्सीजन। ओके, समझ में आया आपको। तो ये हो गया फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। अब इसी को थोड़ा यहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया गया है, इसको भी हम देख लेते हैं। तो क्या दिया गया यहाँ पे, देखो, प्लांट्स कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्टोर इट इन द फॉर्म ऑफ फूड। देखो बच्चों, अभी जो हमने पढ़ा वही सारी चीज़ें दी गई है, समझने की कोशिश करना थोड़ा। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं एंड उसको क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। ओके, इन द फॉर्म ऑफ फूड। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊँ तो देखो, प्लांट्स क्या करते हैं, लाइट एनर्जी मतलब जो सनलाइट आती है, ये क्या है, एक तरह से एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, तो उस सनलाइट को लेते हैं और इसको मैंने केमिकल एनर्जी, मतलब यहाँ पे ये केमिकल एनर्जी क्यों बोला गया है, देखो केमिकल मतलब क्या होता है, कोई भी रिएक्शन हुआ, ठीक है। जैसे जो प्लांट्स होते हैं वो रिएक्शन के थ्रू ही तो अपना खाना बनाते हैं ना, लाइट लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वाटर, मिनरल, सॉल्ट्स, ये सारी चीज़ें लेकर के उनमें क्या होता है, रिएक्शन होता है, फिर जाके इनका खाना बनाया जाता है, राइट। तो प्लांट्स क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं एंड इसको स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फूड। क्लियर हुआ आपको इतना? ओके, आगे देखो, वाटर, मिनरल्स एंड सॉल्ट्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय रूट्स फ्रॉम द सॉइल। अभी जो मैंने आपको बताया था सेम थिंग यहाँ पे दिया गया है। जो रूट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वाटर, मिनरल्स, सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं ना, जो मिट्टी होती है वहाँ से ये पानी, मिनरल्स और सॉल्ट्स, इनको क्या करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं। द स्टम ट्रांसपोर्ट देम अप टू द लिव्स। और जो स्टम होता है ना, ठीक है, जो स्टम होते हैं ये क्या करते हैं, जैसे देखो मैंने अभी आपको क्या बोला, जो जड़ें होती हैं वो पानी लेती हैं, विटामिन लेती हैं, मिनरल्स लेती है, राइट, सॉइल में से। अब वो जड़ों में तो खाना बनेगा नहीं, है ना,
ऊपर उसको लेकर के जाना पड़ेगा। तो अब वो ऊपर जाता कैसे है, तो स्टम के थ्रू वो ऊपर जाता है। ओके, क्लियर है आपको इतना। अब जो लिव्स होती है ना, इनमें क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग्स होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे एकदम, जिसको आप अपनी इन आंखों से तो देख नहीं सकते, उसके लिए आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो वो जो माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग्स होती है ना, उनमें क्या होता है, एक मिनट, द लिव्स हैव माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग्स कॉल्ड स्टोमेटो। हाँ, जो वो माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग्स होती है उनको हम क्या कहते हैं, मतलब उनको क्या कहा जाता है, स्टोमेटो कहा जाता है। थ्रू विच दे टेक इन द CO2 फ्रॉम द एयर, जिसकी हेल्प से वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब जो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, उसको वो लोग क्या करते हैं, लेते हैं, ठीक है, जो पत्तियां होती हैं वो लेती हैं स्टोमेटो के थ्रू। द क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन द लिव्स कंटेन क्लोरोफिल, और जो लिव्स होती हैं इनमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, जो क्या कंटेन करता है बच्चों, क्लोरोफिल को कंटेन करता है, जो सनलाइट जो होती है ना उनको एब्जॉर्ब करता है एंड हेल्पिंग टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू फूड, और फिर हेल्प करता है इसको प्लांट्स को क्या करने में, उसके खाना बनाने में। ओके, ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन दिस प्रोसेस। मैंने आपको बोला था ना कि इस प्रोसेस में क्या रिलीज होता है बच्चों, ऑक्सीजन रिलीज होता है, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे आ जाइए, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ दी गई है, ठीक है। क्या दिया गया है यहाँ पे, एक बार पढ़ते हैं फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ फटाफट से। बिसाइड लिव्स फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन सम अदर पार्ट्स लाइक ग्रीन स्टम टू एज दे कंटेन क्लोरोफिल। देखो बच्चों, अभी अभी मैंने आपको बताया कि लिव्स में क्लोरोफिल होता है, वहाँ पे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू खाना बनाया जाता है। लेकिन जो प्लांट्स के अदर पार्ट्स होते हैं जो ग्रीन होते हैं, वहाँ पे भी क्लोरोफिल होता है और वहाँ पे भी ये सारी मतलब ये सारे प्रोसेस होते हैं, वहाँ पे भी खाना बनाया जाता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू। ओके, क्लियर हो गया आपको, इतना समझ में आया। इतने में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक ही टॉपिक था। कौन सा, फोटोसिंथेसिस का ही टॉपिक था। जैसे आपके एग्जाम में आया कि आप ना फोटोसिंथेसिस के ऊपर क्या लिखो, शॉर्ट नोट्स लिखो, तो आप क्या लिखोगे, ये जो डायग्राम था ना ऊपर, रुको मैं आपको बताती हूँ, ये जो डायग्राम था ना, ये प्लांट का, ये आप बहुत ही अच्छे तरीके से बना सकते हैं ना, याद तो रहेगा आपको, सन बना देना है, प्लांट बना देना है, फिर ऑक्सीजन कैसे उसमें से बाहर निकल रहा है, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है ना। तो ऐसे करके आप प्लांट्स बना सकते हो, ये प्लांट बना सकते हो पूरा डायग्राम, ठीक है, और उसकी नेमिंग भी कर सकते हो। और फिर ये जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है, या फिर अभी तक मैंने आपको इतना बताया तो आपको एक्सप्लेनेशन तो लर्न हो ही गया होगा कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है ना। तो इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो और आपको फुल टू फुल मार्क्स मिलेंगे, आपके एक भी मार्क्स अगर जब आप ऐसे लिखोगे ना, पूरा डायग्राम बना के फिर उसको एक्सप्लेन करोगे, तो मार्क्स कटने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है ना। तो इसलिए आप जो भी पढ़ रहे हो उसको ध्यान से पढ़ो, ताकि आपको एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो। अब नेक्स्ट वन हम क्या देखने वाले हैं, देखिए यहाँ पर, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स। ओके, तो यहाँ पर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, देखो जो प्लांट्स होते हैं ना, इनमें जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, क्या दिया गया है यहाँ पे, नीचे देखिएगा कि द ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ प्लांट्स कंसिस्ट्स ऑफ द जाइलम एंड फ्लूएम। देखो यहाँ पर दो नाम दिए गए हैं, जाइलम एंड फ्लूएम, मतलब प्लांट्स का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है ना, ये किससे किससे बना होता है, एक तो जाइलम, दूसरा कौन, फ्लूएम। तो जाइलम और फ्लूएम करते क्या है ना, उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखो क्या दिया गया है यहाँ पर कि द जाइलम ट्रांसपोर्ट्स मिनरल्स एंड वाटर फ्रॉम द रूट टू ऑल एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। देखो बच्चों, इसको आप समझना है ना, आपको समझ में आ भी रहा होगा, बहुत ही इजी लिखा हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी सुनो। जो जाइलम है ना, वो क्या करता है, जैसे देखो रूट्स ने क्या किया, मिनरल्स, वाटर्स एंड सॉल्ट्स को अब्सॉर्ब कर लिया सॉइल में से। अब वो पत्तियों तक पहुंचेंगी कैसे, है ना, ये बड़ा सवाल उठता है। ऊपर तो मैंने आपको बोला था कि स्टम के थ्रू पहुंचती है, लेकिन इसके लिए, ठीक है, इसको पत्तियों तक पहुंचाने के लिए जो एरियल पार्ट्स है, जहां पर खाना बनाया जाता है, वहां तक पहुंचाने के लिए एक ना ऑर्गन होता है जिसका नाम क्या है, जाइलम। ठीक है, जाइलम क्या करता है, रूट्स ने जो वाटर, मिनरल्स और सॉल्ट्स को अब्सॉर्ब किया रहता है, उसको वो प्लांट्स के एरियल पार्ट्स जो होते हैं, जो हवा में पार्ट्स होते हैं, उनके पास वो पहुंचाता है। ठीक है, तो ये तो काम हो गया जाइलम का। ठीक है, जाइलम आपने पढ़ लिया। अब फ्लूएम क्या करता है, तो देखो बच्चों,
जो लीव्स है वहाँ पे खाना बनाया गया। अब लीव्स में जो खाना बना है वो उस प्लांट्स के अलग अलग जो पार्ट्स है वहाँ तक पहुँचेगा कैसे, तो वहाँ तक पहुँचाने का काम कौन करता है, फ्लूएम। समझ में आया। खाना देखो पानी, वाटर, मिनरल, सॉल्ट्स पहुँचाने का काम किसका, जाइलम का। और खाना जो वहाँ पे ग्लूकोज प्रोड्यूस हुआ है, जो फूड प्रोड्यूस हुआ है उसको पहुंचाने का काम किसका होता है, फ्लूएम का होता है। बस इसमें आपको दो ही चीज़ें याद रखनी है ना। तो प्लांट्स में क्या होता है बच्चों, ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। प्लांट्स में डाइजेस्टिव और एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता है, जैसे एनिमल्स में या फिर ह्यूमन बीइंग में होता है डाइजेस्टिव और एक्सक्रीटरी सिस्टम, वो प्लांट्स में नहीं होता। प्लांट्स के अंदर क्या होता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है ना। जब फ्लूएम खाना लेकर के जाएगा अदर पार्ट्स में, तो वो लोग क्या करते हैं, इस खाने को कंज्यूम करते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं या फिर उसको स्टोर करके भी रख लेते हैं। ओके, तो ये था ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स, है ना। मुझे लगता है कि ये बहुत ही आसान था, आप लोग को ज़्यादा हार्ड नहीं लगा होगा। चलो नेक्स्ट किसकी बात करेंगे, तो नेक्स्ट यहाँ पर हमको क्या देखना है, फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दूंगी, ठीक है, जिससे आपके दिमाग में ये घूमने लगे। देखो बच्चों ऊपर देखिएगा, यहाँ पर एकदम ऊपर देखिएगा, एक मिनट कहाँ गया, ये लो देखो, ये देखो यहाँ पे मैंने जो टिक किया है, ठीक है, इसको मैं पढ़ रही हूँ, देखिएगा। प्लांट्स प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू कार्बोहाइड्रेट्स को क्या करते हैं बच्चों, प्रोड्यूस करते हैं, राइट। फिर कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड फ्रॉम कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है ना, ये किसके किसके बने होते हैं, तो ये बने होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से, ठीक है। अब प्रोटीन्स आर मेड फ्रॉम कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। देखो प्रोटीन्स किसका बना होता है, देखो बच्चों कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए किन किन की जरूरत पड़ती है, तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की। और अगर प्रोटीन बनाना है, ठीक है, तो इसके लिए किसकी जरूरत पड़ती है, तो इन प्रोटीन्स बनाने के लिए जरूरत पड़ती है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, ये तीन चीजें। लेकिन जब प्रोटीन बनाना है तो नाइट्रोजन की भी जरूरत पड़ती है। तो अब ये जो प्लांट्स होते हैं ये नाइट्रोजन को मतलब जो भी इनको नाइट्रोजन की जो इनकी आवश्यकता है उसको ये पूरा कैसे करते हैं, कहाँ से ये नाइट्रोजन इनको मिलता है ना, ये एक सवाल है जिसका जवाब आपको अभी आगे तुरंत मिलेगा। देखो अब यहाँ पे हम एयर की बात करेंगे, तो जो हवा होती है ना, इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, बट ये गैस के फॉर्म में होता है, ठीक है। और गैस के फॉर्म में जो प्लांट्स है ना, वो उस नाइट्रोजन का यूज़ नहीं कर सकते। अगर उनका नाइट्रोजन का ये यूज़ कब कर पाएंगे, जब ये क्या होगा, कंपाउंड में होगा। अगर ये गैस में है तो वो उसका यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। उसका यूज़ करने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, मतलब वो जो नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट बनना पड़ेगा, मतलब फिक्स होना पड़ेगा। समझ में आया आपको, तो यही होता है फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन अब फिक्स कैसे होता है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो इसके लिए ना दो मेथड्स है, एक तो मेथड है बायोलॉजिकल और दूसरा क्या है, एटमॉस्फेरिक मेथड्स, ठीक है। बायोलॉजिकल फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन क्या होता है और एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन क्या होता है, वो दोनों मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या देखने वाले हैं, बायोलॉजिकल फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। ओके, तो ध्यान से समझिएगा बच्चों, यहाँ पे बात की जा रही है दो टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। कौन कौन है वो, तो एक तो है, नाम देखिएगा यहाँ पर, राइजोबियम, और दूसरा क्या है, तो दूसरा है एजेटोबैक्टर। ओके, ये दो नाम है किसके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। तो चलिए इसको पढ़ते हैं, लेकिन उससे भी पहले मैं आपको इस फिगर में कुछ दिया गया है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। कहाँ गया, ये देखो, दिस इज अ फिगर, आपको दिखाई दे रहा है ना बाजू में, ये देखो लिगमिनस प्लांट्स। ओके, ये लिगमिनस प्लांट का ना जड़ है, क्या है, रूट है। अब ये लिगमिनस प्लांट्स क्या होते हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं लेती हूँ, मेरे माइंड में जो आया है, मटर, ठीक है। जो पीज होता है ना, ये क्या है बच्चों, लिगमिनस प्लांट है, ओके, और उसका रूट यहाँ पर दिया गया है। तो सुनिएगा, ये तो आपने फिगर में समझ लिया।
अब यहाँ पर दिया क्या है, देखो, 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन ब्रिंग अबाउट बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, 2 टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी हेल्प से ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। ठीक है, रूट नोड्यूल्स ऑफ लिग्यूमिनस प्लांट्स कंटेन द राइजोबियम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। देखो बच्चों, ये जो लिग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं ना, इनके रूट्स क्या कंटेन करते हैं, इनके जो रूट्स नोड्यूल्स होते हैं, रूट्स नोड्यूल्स मतलब क्या, जैसे देखो यहाँ पे आप इस जड़ में देख पा रहे होंगे, इस जड़ में देखिएगा ये जो रूट दिया गया है इसमें देखो फुले फुले पार्ट है, उनको क्या कहते हैं, रूट नोड्यूल्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है जिसका नाम क्या होता है बच्चों, राइजोबियम। ठीक है, ये क्या करता है, दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एब्जॉर्ब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ये क्या करता है, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है राइजोबियम, ये क्या करता है, एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है ना उसको एब्जॉर्ब करता है एंड कन्वर्ट इट इनटू इट्स नाइट्रेट और कंपाउंड, और फिर इसको क्या करता है, ये कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है। मतलब नाइट्रोजन को इसने एब्जॉर्ब किया, फिर उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, जिसका यूज ये प्लांट्स कर पाते हैं। तो ये तो बात कर ली हमने किसकी, राइजोबियम की। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर एजोटोबैक्टर के बारे में भी जान लेते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक एजोटोबैक्टर आर प्रेजेंट इन सॉइल। ये किस में प्रेजेंट होता है बच्चों, सॉइल में प्रेजेंट होता है। दे ऑल्सो कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट, और ये भी क्या करता है, एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन होता है उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। ओके, समझ में आया आपको। तो बायोलॉजिकल फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन में आपको यही याद रखना है कि कौन कौन से टाइप के मतलब कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं और ये दोनों क्या क्या करते हैं। एक तो होता है सॉइल में, और दूसरा कहाँ पर होता है, राइजोबियम कहाँ पर होता है, जो रूट नोड्यूल्स होते हैं लिग्यूमिनस प्लांट्स के, वहाँ पर होता है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करता है, नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। ओके, दोनों का काम वही होता है, एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करना। बहुत ही सिंपल है, अगर आप समझोगे ना समझ में आएगा। तो ये तो हमने बात की बायोलॉजिकल फिक्सेशन। अब एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन क्या होता है, ये देखो यहाँ पे अलग से दिया गया है, तो इसको भी समझ लेते हैं। तो क्या दिया इसमें, देखो कहाँ गया, ये देखो, लाइटनिंग अकर्स इन द रेनी सीजन। एक एक लाइन का मतलब समझते जाते हैं, हाँ, फिर मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी। क्या बोला यहाँ पे कि लाइटनिंग अकर्स इन द रेनी सीजन। देखो बच्चों, बारिश के दिनों में आपने देखा होगा बिजली चमकती है कि नहीं, देखा है ना, जब बारिश होती रहती है तो एक ही बार से खूब जोर का उजाला आ जाएगा, ऐसा लगता है कि पूरा मतलब बहुत जोर का, बहुत बड़ी लाइट जल गई है ना, कभी कभी ऐसा लगता है ना, तो वो क्या होता है, बिजली चमकती है। ठीक है, दिस कॉजेज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन टू रिएक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड विच इज अगेन ऑक्सीडाइज टू फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। फिर देखो क्या होता है, इसकी वजह से जब ये बिजली चमकती है ना, इसकी वजह से क्या होता है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है और जो ऑक्सीजन है, ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड को फॉर्म करते हैं, जो फिर से क्या होता है, अगेन ऑक्सीडाइज होता है और फिर वो क्या बन जाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट लाइन देखिएगा, द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड डिजोल्व इन रैन वाटर एंड इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रिक एसिड। देखो अब क्या होता है, जो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ना, ये रेन वाटर में डिजोल्व हो जाता है, मिल जाता है, और फिर ये कन्वर्ट होता है किसमें, नाइट्रिक एसिड में, विच गेट्स एडेड टू द सॉइल अलोंग विथ रेन वाटर। जो क्या होता है, रेन वाटर के साथ साथ पानी में नहीं, वो जो मिट्टी होती है ना उसमें वो मिल जाता है। ठीक है, उसमें वो क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। दिस एसिड रिएक्ट्स विद डिफरेंट मिनरल्स इन द सॉइल एंड कन्वर्ट इनटू सॉल्ट्स। अब ये जो एसिड है ना, ये क्या करता है, जो भी सॉइल के अंदर जो भी मिनरल्स रहते हैं डिफरेंट, उनके साथ वो क्या करता है, रिएक्ट करता है और उसको कन्वर्ट करता है किसमें, सॉल्ट्स में। प्लांट्स यूज दिस नाइट्रोजन सॉल्ट्स फॉर देयर ग्रोथ। और जो प्लांट्स होते हैं ना, इस नाइट्रोजन का वो यूज करते हैं उनके ग्रोथ के लिए। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है, एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। ओके, यहाँ पे हमने बायोलॉजिकल देखा, बायोलॉजिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से पढ़ना। तो यहाँ पर हमने बायोलॉजिकल फिक्सेशन मतलब फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन भी देख लिया। ओके,
अब यहाँ पर हमको क्या पढ़ना है बच्चों, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना है। तो सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, तो देखो कुछ केसेस में क्या होता है ना कि दो या फिर दो से ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स क्या करते हैं, एक साथ रहते हैं। वो क्यों एक साथ रहते हैं, टू फुलफिल देयर नीड्स ऑफ न्यूट्रिशन, प्रोटेक्शन, सपोर्ट एक्सेट्रा। मतलब उनकी जो नीड्स होती है जैसे कि न्यूट्रिशन, प्रोटेक्शन या फिर सपोर्ट, ठीक है, इनको फुलफिल करने के लिए ये सभी एक साथ रहते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो इस टाइप के न्यूट्रिशन को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। कौन सा न्यूट्रिशन कहते हैं बच्चों, तो सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है ना, इसको आप ध्यान में रखना। ओके, अब कुछ फंगी ऐसे होते हैं ना जो दूसरे प्लांट्स के, मतलब कुछ प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं ना वहाँ पर ग्रो करते हैं। अब वो वहाँ पे ग्रो क्यों करते हैं, क्योंकि जो प्लांट्स है ना वो उनको न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं। क्या सप्लाई करते हैं, न्यूट्रिएंट्स। देखो यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, प्लांट्स क्या करते हैं, उनको न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करते हैं, और बदले में जो फंगी है वो क्या करता है, मिनरल्स एंड वाटर उन प्लांट्स को सप्लाई करता है, ठीक है ना। ये एक दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है। उस प्लांट ने क्या किया, फंगी को न्यूट्रिएंट सप्लाई किया, और इसने क्या किया, वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है, उस प्लांट को दिया। इस तरह से इनका जीवन चलता रहता है, ठीक है ना। सम फंगी एंड एल्गे लिव टुगेदर, और कभी कभी क्या होता है, कुछ फंगी और एल्गे दोनों साथ में रहते हैं, ठीक है। फंगी क्या करता है, एल्गे को वाटर, मिनरल्स एज वेल एज शेल्टर देता है, और ये जो कौन है, एल्गे, रिटर्न में उसको क्या देता है, एल्गे प्रोवाइड फूड टू फंगी, मतलब रिटर्न, मतलब जैसे वापस क्या करता है, उसको खाना देता है फंगी को। कौन देता है, एल्गे। समझ में आया। लाइकन इज एन एग्जांपल ऑफ सिम्बायोसिस बिटवीन एल्गे एंड फंगी, और लाइकन इसका एक बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। तो ये हो गया सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। तो आप शॉर्ट में याद करके रखना। देखो कुछ प्लांट्स कुछ इन सम केसेस, मतलब कुछ केसेस में ऐसा होता है कि दो या फिर दो से ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एक साथ में रहते हैं। क्यों रहते हैं, टू फुलफिल देयर नीड्स ऑफ न्यूट्रिशन, प्रोटेक्शन, सपोर्ट एक्सेट्रा। तो इस टाइप के न्यूट्रिशन को ही हम क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन क्लियर हुआ आपको। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं, हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स। इसको आप नाम से समझिएगा। हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स मतलब क्या, जैसे ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स मतलब मैंने आपको क्या बताया था, ऑटोमेटिक, मतलब ये अपना खाना खुद से बनाते हैं। अभी हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स मतलब क्या, ये अपना खाना खुद से नहीं बना सकते, इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। समझ में आया आपको। तो ये अपना खाना खुद से बना ही नहीं सकते, लेकिन इनको जीने के लिए खाना तो चाहिए ना, तो ये क्या करते हैं, दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं। ओके, ये अपना खाना वहाँ से लेते हैं। तो ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं बच्चों, हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स कहते हैं। अब यहाँ पे एक और टाइप का आपको प्लांट पढ़ना है, वो क्या, पैरासाइटिक प्लांट्स। पैरासाइटिक प्लांट्स क्या होते हैं, देखो यहाँ पे पैरासाइटिक प्लांट्स को बहुत ही अच्छे से यहाँ पे लिखा एक्सप्लेन किया गया है। इसको आप समझ लेते हो ना, आपको समझ आ गया, समझो पैरासाइटिक प्लांट्स। देखो यहाँ पे, द प्लांट्स दैट ग्रो ऑन द बॉडी ऑफ अदर प्लांट्स, वो प्लांट्स जो दूसरे प्लांट्स के बॉडी के ऊपर क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। किस लिए ग्रो करते हैं, टू ऑब्टेन फूड, फूड को ऑब्टेन करने के लिए। तो ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं बच्चों, पैरासाइटिक प्लांट्स कहते हैं। कौन कैसे प्लांट्स कहते हैं, पैरासाइटिक प्लांट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल भी समझ लीजिए, लोरांथस एंड कस्क्योटा, ठीक है, लोरांथस एंड कस्कटा, ये एग्जाम्पल है किसके, पैरासाइटिक प्लांट्स के। ओके, क्लियर हुआ आपको। तो इसको आप याद करके रख सकते हो। देखो यहाँ पे लोरांथस का फिगर भी दिखाया गया है। देखो ये कैसे दूसरे पेड़ के टहनियों के ऊपर ग्रो किया है इसने। क्यों ग्रो किया है, क्योंकि इसको खाना कहाँ से मिलेगा, वहीं से मिलेगा, उस पेड़ से मिलेगा, इसलिए ये लोग वहाँ पे ग्रो करते हैं। क्लियर हुआ आपको। तो हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स तो आपको समझ में आया, एंड पैरासाइटिक प्लांट्स भी समझ में आया, राइट। चलो नेक्स्ट देखते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। अब ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होता है, तो देखो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं ना जो क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को खाते हैं। समझ में आ रहा है आपको, मतलब इनको देखो, कोई भी प्लांट बोलो, कुछ भी बोलो, इन सभी को जैसे हम हैं, ठीक है, हमको जीने के लिए क्या चाहिए, खाना चाहिए। वैसे ही प्लांट्स भी होते हैं। वो कैसे जीवित रह पाएंगे, जब उनको प्रॉपर फूड मिलेगा, खाना मिलेगा, तभी ये जीवित रह पाएंगे। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को खाते, ठीक है, क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को खाते हैं। तो ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं बच्चों, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है ड्रासेरा बर्मनी का। देखो मैं आपको बताती हूँ,
ड्रासेरा बर्मोनी। ओके, तो ये क्या करता है ना, इसका अपीयरेंस कैसा होता है पहले आप उसको समझना। हाँ, ये देखो यहाँ पे पिंक पिंक आपको दिखाई दे रहा है, देखो कितना आपको देखने में इतना सुंदर लगेगा। तो जो इंसेक्ट्स होते हैं ना, इसी की वजह से इसकी तरफ क्या होता है, अट्रैक्ट होते हैं। ओके, इतना ये पूरा पिंक पिंक रहता है। और फिर इसके किनारे किनारे पर ना बाल होते हैं, देखो यहाँ पे आपको इस फिगर में देखने की कोशिश करना। हाँ, और ये जो बाल होते हैं ना, इनमें ना स्टिकी सब्सटेंस होता है, मतलब अगर कोई इंसेक्ट इसके ऊपर जाएगा ना तो वो उसी में चिपक करके रह जाएगा, दोबारा से वो उड़ ही नहीं पाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसका इतना अट्रैक्टिव अपीयरेंस होता है ना कि जो इंसेक्ट्स होते हैं वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ओके, और फिर ये क्या करता है, ये जो प्लांट है उनको क्या कर लेता है, कंज्यूम कर लेता है। ठीक है, जिसकी वजह से ये लोग जीवित रह पाते हैं। और ऐसे प्लांट्स कहाँ पर ग्रो करते हैं, तो देखो वाटर, मतलब उस मिट्टी और उस वाटर में ये ग्रो करते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की क्या होती है, जो नाइट्रोजन कंपाउंड्स है ना, जहाँ पर इनकी कमी होती है वहाँ पर ये लोग ग्रो करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे ड्रासेरा बर्मोनी की बात की गई थी, मैंने आपको उसका पूरा अपीयरेंस बताया। और ये ना ग्राउंड के पास में ही ग्रो करता है। ठीक है, जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती होगी वहाँ पर आप जाओगे ना तो ज़मीन पर आपको ये देखने के लिए मिलेगा, ये वाला प्लांट जो क्या करता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता, छोटा सा ही होता है, मतलब देखोगे कभी तो आपको समझ में आएगा। ठीक है ना, तो ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, इंसेक्टिवरस प्लांट्स कहते हैं। अब ये जो ड्रासेरा बर्मोनी है ना, इसकी खोज कब की गई थी, मतलब इसको आइडेंटिफाई किया था एक साइंटिस्ट ने, जिनका नाम क्या था, जोन्स बर्मन। क्या नाम था, जोन्स बर्मन, जिन्होंने इसकी खोज की थी 1737 में। और फिर उनके बाद इसका नाम रखा गया ड्रासेरा बर्मोनी। नेक्स्ट यहाँ पर हम क्या देखने वाले हैं, सेप्रोफाइटिक प्लांट्स। अब ये सेप्रोफाइटिक प्लांट्स होते क्या हैं, तो देखो बच्चों, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं ना जो अपना खाना कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, जो डेड एंड डिकेइंग बॉडीज होती है, मतलब जैसे कि लकड़ी है वो सड़ रही है। ठीक है, लकड़ी सड़ रही है तो वो सड़ी हुई लकड़ी से ये जो प्लांट्स होते हैं ना, इस टाइप के प्लांट्स, सेप्रोफाइटिक प्लांट्स, ये क्या करते हैं, अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं। एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ मशरूम्स का। ओके, आपने देखा होगा कि कोई लकड़ी है जो बहुत दिनों से सड़ रही है, ठीक है, खराब हो रही है, तो वहाँ पे ना मशरूम्स उग करके आ जाते हैं, राइट। तो ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है सेप्रोफाइटिक प्लांट्स का। और इसके अलावा यहाँ पे तो मैंने लकड़ी की बात की, लेकिन इसके अलावा अगर कोई एनिमल्स मरा हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पे ये प्लांट ग्रो करते हैं। या फिर कोई लाश पड़ी हुई है किसी एनिमल्स के, कुछ भी, ठीक है ना, मतलब एक तरह से समझो जो मरी हुई और जो सड़ी हुई चीज़ें, ये लोग वहाँ से अपने खाने को क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। तो ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं बच्चों, सेप्रोफाइटिक प्लांट्स कहते हैं। क्लियर हुआ आपको इतना? ओके, नेक्स्ट क्या देखने वाले हम, ऑलवेज रिमेंबर, क्या याद रखना है, ध्यान से सुनो, फूड गेट्स स्पॉइल्ड ड्यू टू सम फंगी। देखो कुछ फंगी की वजह से क्या होता है ना, जो फूड है ना वो खराब हो जाता है एकदम, ठीक है। और कुछ फंगी कॉज डिजीजेस और इलनेस, और कुछ फंगी की वजह से क्या होता है, बीमारियां फैलती है, ठीक है। वाइल, लेकिन जबकि कुछ फंगी क्या होते हैं, मतलब उनके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, जो हमको हेल्प भी करते हैं। मतलब मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या, जैसे जो दवाइयाँ होती है उनमें कैसी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती है ना, हमको ठीक कर देते हैं, हमको कोई बीमारी होती है तो दवाई खाते ठीक हो जाते हैं। उसी तरह से फंगी में भी कुछ फंगी ऐसी होती है जिनमें क्या होती है, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे बात की जा रही है ईस्ट एंड सम मशरूम्स आर यूजफुल, मतलब ईस्ट और कुछ मशरूम्स क्या होते हैं, यूजफुल होते हैं। ईस्ट इज़ यूज इन फर्मेंटेशन प्रोसेसेस एंड फॉर मेकिंग ब्रेड। देखो बच्चों, जो ये ईस्ट है इसका यूज़ किस लिए किया जाता है, फॉर्मेंटेशन का जो प्रोसेस होता है इसमें, और फिर ब्रेड को बनाने के लिए, ठीक है। मशरूम्स आर अ रिच सोर्स ऑफ आयरन एंड विटामिन, और ये जो मशरूम्स है ना ये क्या होते हैं, रिच, मतलब बहुत ही रिच सोर्स ऑफ आयरन एंड विटामिन, मतलब इनसे हमको आयरन और विटामिन मिलता है, ठीक है ना। तो ये तो आपको याद रखना था। चलो लास्ट टॉपिक आज का देखने वाले हम, रोल ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड इफेक्ट्स ऑफ देयर डेफिशिएंसी ऑन प्लांट्स। मतलब यहाँ पे कुछ न्यूट्रिएंट्स दिए गए हैं जिनके फंक्शंस हम देखेंगे, मतलब उनके काम क्या है, वो प्लांट्स के अंदर काम क्या करते हैं। एंड इफेक्ट्स ऑफ डेफिशिएंसी, मतलब अगर उसकी कमी होती है, इन न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है तो कौन कौन से इफेक्ट्स उस प्लांट के ऊपर पड़ सकते हैं, वो सारा हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। न्यूट्रिएंट में देखो फर्स्ट न्यूट्रिएंट आपका क्या है, देखो ध्यान से, नाइट्रोजन दिखाई दिया आपको, नाइट्रोजन। अब इसका फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन देख लो यहाँ पे,
इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ प्रोटीन्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसका, प्रोटीन्स का, क्लोरोफिल एंड साइटोप्लाज्म का। ओके, इफेक्ट्स ऑफ डेफिशिएंसी देख लेते हैं, मतलब अगर इसकी कमी हुई देन रिटार्डेड स्टंटेड ग्रोथ, मतलब या तो ग्रोथ रुक जाएगी या फिर एकदम स्लो होगी, एंड येलोविंग ऑफ लिव्स, मतलब जो पत्तियां ना वो क्या हो जाएंगी, पीली पड़ जाएंगी। क्लियर है आपको। नेक्स्ट न्यूट्रिएंट क्या है बच्चों, तो नेक्स्ट है फॉस्फोरस। ओके, सो फंक्शन ऑफ फॉस्फोरस इज कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, मतलब लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, फॉस्फोरस। ओके, इफेक्ट्स ऑफ डेफिशिएंसी क्या है, तो अर्ली लीफ फॉल, मतलब जो पत्तियां हैं ना वो जल्दी समय से पहले ही झड़ने लगती हैं, एंड लेट फ्लावरिंग, और फूल भी बहुत ही लेट आते हैं, एंड स्लो ग्रोथ ऑफ रूट्स, जो रूट्स होते हैं ना उनका जो ग्रोथ है वो कैसा हो जाता है, स्लो हो जाता है। क्लियर हुआ आपको। नेक्स्ट पोटेशियम, सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस न्यूट्रिएंट, नेसेसरी फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, मतलब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए क्या होता है, नेसेसरी होता है। ओके, क्लियर हो रहा है आपको, समझ में आ रहा है। चलो फिर इफेक्ट्स ऑफ डेफिशिएंसी क्या है, तो वीक स्टम विल्टिंग ऑफ लिव्स, मतलब जो स्टम्स रहती है ना वो क्या हो जाती है बच्चों, वीक हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, एंड विल्टिंग ऑफ लिव्स का मतलब क्या होता है, जो पत्तियां है ना वो क्या हो जाती है, मुरझा जाती है। फेलियर टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट्स, और जब पोटेशियम की कमी हो जाएगी ना तो जो प्लांट्स है ना वो कार्बोहाइड्रेट्स को प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। क्लियर हुआ आपको इतना। ओके, नेक्स्ट क्या है, मैग्नीशियम। ओके, सो मैग्नीशियम का फंक्शन क्या होता है, तो प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफिल को क्या करना, प्रोड्यूस करना, एंड इफेक्ट्स ऑफ डेफिशिएंसी क्या है, तो स्लो रिटार्डेड ग्रोथ, मतलब ग्रोथ रुक जाती है या फिर स्लो हो जाती है, एंड पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, आयरन, तो आयरन का यहाँ पर देख लेते हैं, तो आयरन का फंक्शन क्या है बच्चों, तो आयरन का फंक्शन मैग्नीशियम के जैसा ही है। मैग्नीशियम का क्या मैंने बोला था, प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफिल, तो आयरन का भी फंक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफिल। ओके, और यहाँ पे इफेक्ट्स ऑफ डेफिशिएंसी क्या दिया गया है, अगर इसकी कमी हुई तो क्या हो जाएगा, येलोइंग ऑफ लिव्स, मतलब जो पत्तियां हैं ना वो कैसी हो जाती हैं, पीली पड़ने लगती हैं, किसकी वजह से, जब आयरन की कमी होती है ना प्लांट्स के अंदर तब। क्लियर हुआ आपको। नेक्स्ट मैग्नीज। ओके, सो मैग्नीज का फंक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ मेन प्लांट हार्मोन्स, मेन प्लांट हार्मोन्स को क्या करना, प्रोड्यूस करना, एंड इफेक्ट्स ऑफ डेफिशिएंसी, तो रिटार्डेड ग्रोथ रुक जाएगा, या फिर स्पॉटेड लिव्स, मतलब जो लिव्स होंगी वो कैसे होंगी, दाग धब्बे वाली होंगी, ठीक है ना। एंड लास्ट वन हम बात करने वाले जिंक की, ठीक है। तो जिंक का फंक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स एंड देयर इंटरमीडिएट्स, ठीक है, मतलब हार्मोन्स का प्रोडक्शन और जो इनके इंटरमीडिएट्स हैं उनका प्रोडक्शन। ओके, और अगर इसकी कमी हुई तो क्या हो सकता है, ग्रोथ या तो रुक जाती है या फिर स्लो हो जाती है, एंड येलोइंग ऑफ लिव्स, मतलब जो पत्तियां हैं वो क्या हो जाती हैं, पीली पड़ने लगती हैं। क्लियर हुआ आपको। तो ये था रोल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मतलब न्यूट्रिएंट्स के काम कौन कौन से हैं, एंड अगर उनकी कमी होती है प्लांट्स के अंदर तो कौन कौन से इफेक्ट्स उस प्लांट के ऊपर पड़ते हैं। ओके बच्चों, तो आज के इस लेक्चर को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है, बस इतना ही पढ़ेंगे हम। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम क्या एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। अभी तो यहाँ तक हमने बस प्लांट्स के बारे में देखा ना, देखो शुरू से लेकर अंत तक पूरा हमने प्लांट के बारे में ही देखा। स्टार्टिंग में ही शुरू ही हमने किया प्लांट से, राइट, फिर पूरा प्लांट के बारे में ही पढ़ा, सिम्बायोटिक है ना, हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम क्या पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, ठीक है बच्चों। तो इसको आप एकदम इंटरेस्ट के साथ पढ़िएगा, क्योंकि देखो बच्चों जब आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हो ना आपको पढ़ने में मज़ा भी आता है और आप इसी के साथ नई नई चीज़ें सीखते भी हो। और ये चैप्टर तो इतना इंटरेस्टिंग है ना, यहाँ पे आपको प्लांट के बारे में जानने के लिए मिल रहा है, फिर आगे जब हम जाएंगे तो एनिमल्स के बारे में जानने को मिलेगा कि वो उनका जो एग्जीक्रेटरी सिस्टम ना, इंजेशन, डाइजेस्टिव, ठीक है, ये सारी चीज़ें अभी आप आगे सीखोगे, कौन से टाइप के एनिमल्स कौन सा फूड कंज्यूम करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे प्लांट्स का देखा ना, कौन कौन से टाइप के प्लांट्स होते हैं, मतलब कौन कौन से
अलग अलग टाइप के न्यूट्रिशन देखे, बहुत सारी चीज़ें हमने देखी। एक बार आप रिवाइज कर लेना, आपको याद आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि मेरे पढ़ाने के बाद आपको एक बार रिवाइज करना ज़रूरी होता है, जिससे आपको सारे कंसेप्ट एकदम क्लियर होते जाएं और आपको एग्ज़ाम में थोड़ा भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। तो चलिए अभी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।